नमस्कार दोस्तों, मैं पवन। आप सभी जितने भी दर्शक हैं, जितने भी बच्चे हैं, उन सभी का एक बार फिर से अपने इस चैनल ज्ञान कलश पर हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद है सभी बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे और सीयूटी की जो आपकी तैयारियां हैं वो बहुत ही अच्छी चल रही होंगी। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आप सभी को ये बता दूं कि जो भी बच्चे या जो भी दर्शक हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, उन्हें ये बता दें कि इस चैनल की शुरुआत हमने की थी स्पेसिफिकली जो हमारा ज्ञान कलश है वो हमारा बात करते हैं हम लोग कि किस तरह से हम लोग एक स्पेसिफिक अभी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करा रहे हैं और उसका नाम है CUET। CUET के अलावा भी ऐसा नहीं कि CUET ही हमारे पास है, इसके अलावा भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं जिनकी हम यहाँ पर आपको तैयारियाँ कराएंगे। फ़िलहाल अभी हम CUET पर फोकस्ड हैं, ठीक है। CUET 2023। अच्छा, CUET के देखिए बहुत सारी समस्याएं आई बच्चों को। डोमेन सब्जेक्ट क्या होता है, क्लैरिफिकेशन नहीं था, हमने बहुत सारे बच्चों की मदद की है, ठीक है। अभी भी मैं कहूँगा कि अगर किसी को डाउट है, आप हमारे साथ जुड़िए, हमको बताइए फॉर्म कैसे भरने हैं, हम सब आपकी पूरी मदद कर रहे हैं। इसके अलावा फॉर्म भरने की तो मदद हम कर ही चुके हैं, उसमें कोई वो नहीं है। इसके अलावा भी आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, हर एक स्टेप पर हम आपके साथ हैं। हर एक चीज़, जैसे आपको अगर BA, BSc, BCom, BBA, BCA किसी भी चीज़ में एडमिशन लेना है, सारी चीज़ें हम आपकी यहाँ से तैयारी करा रहे हैं। सारे कोर्सेज हमारे बहुत ही अच्छे से चल रहे हैं। आप कोई भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अगेन मैं कहूँगा फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको एक पैसा आपको चार्ज नहीं है। आप हमसे पर्सनलाइज गाइडेंस भी ले सकते हैं। बस आपको करना क्या है, हमारे साथ जुड़ना है। इसके अलावा एक बार फिर से लास्ट, अगर लगता है किसी बच्चे को हमारी ज़रूरत है, उसे बिल्कुल बताइए कि YouTube पर हम उसके लिए पूरा फ्री में CUET 2023 के लिए पूरी तैयारी उसके लिए लेकर आए हैं। बस हमारे साथ जुड़िए और जुड़ने के बाद आप ये करिए कि अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए, ठीक है। तो भैया चलो आज का हमारा जो वीडियो है वो शुरू करते हैं। ज्योग्राफी में हम लोग यूनिट 2 पे थे, पीपल, ठीक है। एक टॉपिक है एज सेक्स रेशियो, रूरल अर्बन कॉम्पोजिशन। इसका हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा काम कर लिया था। कॉम्पोजिशन पे मैंने आपको बता दिया था कॉम्पोजिशन क्या होता है, ठीक है। फिर मैंने आपको ये बताया था कि कॉम्पोजिशन इंडिया में कैसा है, ये हम दूसरे उसमें बात करेंगे कॉम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। फिर एज सेक्स पिरामिड्स पे हम लोग बात कर रहे थे क्या होते हैं, मतलब क्या होता है पिरामिड्स का। और लास्ट वीडियो में एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन पिरामिड मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। जैसे कि वाइड बेस होता है, जो लीस्ट डेवलप कंट्रीज होती है वहाँ पर इस तरह के पिरामिड्स पाए जाते हैं पॉपुलेशन में, ठीक है। ये हम लोग पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। जिसको भी किसी भी टॉपिक में डाउट है, आप प्लेलिस्ट खोल सकते हो, पिछले वीडियो देख सकते हो। अगर आप सीधा यहाँ आओगे तो सकता है कई चीज़ें आपको ना समझ में आए, तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप पीछे जाइए, सारे वीडियोस देखिए। बहुत ही छोटे वीडियोस हैं, क्रिस्प हैं, टू द पॉइंट हैं और MCQ बेस्ड हैं, डिस्क्रिप्टिव बेस्ड नहीं है, ठीक है। तो MCQ ही पूछा जाएगा, 5 नंबर मिल जाएगा भैया एक सही सवाल लगाओगे तो, ठीक है। चलो भाई, तो आज हम लोग इसका दूसरा पार्ट करेंगे, जो क्या है कांस्टेंट पॉपुलेशन पिरामिड। कांस्टेंट पॉपुलेशन पिरामिड्स क्या होते हैं, ठीक है, और कहाँ पाए जाते हैं और इनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये आज हम लोग चर्चा करेंगे। यानी ऐसे देशों की पॉपुलेशन पिरामिड जहाँ पर, अच्छा अगर मान लो MCQ पूछ लिया कि लेफ्ट साइड मेल होता है या राइट साइड मेल होता है, ठीक है, तो यहाँ से दिख रहा है कि साइड मेल होता है कि साइड फीमेल होता है। यहाँ पर आपको ये दिख रहा है कि यहाँ पर टॉप कैसा है, बॉटम कैसा है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो चलो ये क्या करते हैं, पहले इस पिरामिड को देखो, ठीक है, कैसा है ये। यहाँ पे देख रहे हो, पहली बात तो जो कांस्टेंट पॉपुलेशन ये है, ठीक, कांस्टेंट पॉपुलेशन पिरामिड। यहाँ पे पहली बात तो आपको ये दिख रहा होगा कि ये जो टॉप है, इसका टॉप आपका देखो, टॉप क्या होता है, धीरे धीरे श्रिंक हो रहा है, ठीक है। क्या है, टैपर टॉप, ठीक है, और बेल शेप्ड है। बेल मीन्स क्या है, ये देखो इस तरह से, ठीक है, टैपर टॉप है और बेल शेप्ड है, ठीक। अगली बात क्या है, जो इसका मिडिल सेक्शन है वो ज़्यादा है। ये बता क्या रहा है, ये कैसे शो हो रहा है कि ये कांस्टेंट पॉपुलेशन ही शो करता है। देखो है क्या कि इसमें मेजॉरिटी जहाँ से आप पता लगा सकते हो, तो कांस्टेंट पॉपुलेशन कब होगी, कांस्टेंट पॉपुलेशन तब होगी जो बर्थ लेने वाले लोग हैं और जो डेथ वाले लोग हैं। देखो यहाँ इसमें हम माइग्रेशन की बात नहीं करते हैं, हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, बर्थ और डेथ की।
तो कांस्टेंट पॉपुलेशन तब होगी जब जितने लोग मर रहे हैं उतने ही लोग जिंदा भी हो जा रहे हैं। तो अगर मरने वाले लोगों की जनसंख्या जिंदा होने वाले लोगों की जनसंख्या से बराबर है तो हम ये कह सकते हैं कि भैया अब हमारी पॉपुलेशन क्या हो रही है, कांस्टेंट हो रही है। तो अगर हम कोशिश करते हैं देखने की, देखो जिंदा कितने लोग हो रहे हैं, अगर हम देखें तो इसी ईयर में इतने लोग ऑलमोस्ट हैं, ठीक है। अगर हम डेथ वाले लोगों को देखें तो लगभग ये लोग हैं जो कि डेथ वाले उसमें कॉलम में आते हैं, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप काउंट करोगे तो आपको दिख जाएगा कि ये दोनों नंबर्स ऑलमोस्ट आपस में सेम है, ठीक है। इसके अलावा जैसे जैसे ये जो मिडिल एज है, अच्छा मिडिल एज ये जो लोग हैं ये आखिर ज़्यादा क्यों है, मैंने आपको पहले उसमें बताया था कि अगर जो हमारी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी है उसके सेकेंड स्टेज पे जाओगे तो वहाँ क्या है, वहाँ पे ये है कि बर्थ रेट और डेथ रेट स्टार्टिंग में क्या होता है, दोनों हाई रहती हैं, फिर क्या होता है डेथ रेट आपकी कम होना शुरू होती है मगर बर्थ रेट आपकी उतनी ही हाई रहती है। लेकिन जब लोअर स्टेजेस आती हैं समथिंग लाइक दिस, ठीक है, इस स्टेज में यहाँ तो क्या होता है, पॉपुलेशन आपकी क्या होनी शुरू होती है, वहाँ पर आपकी डेथ रेट तो कम होती जाती है, बर्थ रेट भी कम हो जाती है। और उससे ऐसा क्यों होता है, क्योंकि भाई देखो अब यहाँ क्या हो गया है, यहाँ पर आपको हॉस्पिटलाइजेशन अच्छा मिल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। अगर आप पिछला वाला देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ ये पॉपुलेशन ये सेक्टर आपका कम है, क्यों, क्योंकि जैसे जैसे आपको मेडिकल फैसिलिटी मिलती नहीं है, आपको बीमारी हुई, आपकी डेथ हो गई। मगर यहाँ क्या है, यहाँ पर आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती हैं तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी आपकी बढ़ जाती है। इसीलिए यहाँ पर भले ही क्या है, यहाँ देखो जो टॉप जो बेस है वो ब्रॉड है, क्यों, बच्चे ज़्यादा पैदा हो रहे हैं, एजुकेशन नहीं है। यहाँ क्या है, यहाँ एजुकेशन है तो इसीलिए बच्चे क्या है धीरे धीरे कम पैदा होना शुरू होते हैं, ठीक है। अगर यहाँ मिडिल की बात करो तो यहाँ क्या है, उतनी ज़्यादा हॉस्पिटलाइजेशन या मेडिकल फैसिलिटी नहीं है तो यहाँ पर डेथ रेट बहुत ज़्यादा है, लोग डेथ हो जाती है। यहाँ पर डेथ उतनी ज़्यादा नहीं है, जो यहाँ पर बढ़ता है वो देखो यहाँ पे सर्वाइव करता है, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहा है, वो यहाँ पे सर्वाइव कर रहा है तो लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है। इसी तरह से अगर आप यहाँ देखोगे इस वाले सेक्टर में, ठीक है, आप यहाँ से देखो, आप कह सकते हो 60 साल के बाद यहाँ पे देखो और 60 साल के बाद आप यहाँ देखो, ठीक है, ये है। तो इसमें आपको बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलेगा कि भैया 60 साल के बाद लोग ज़्यादा जीते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ जैसे जैसे मेडिकल फैसिलिटी बढ़ी, लोगों को सुविधाएं मिली, वैसे वैसे लोगों का क्या हुआ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ा। लेकिन उसको कंपनसेट कैसे किया, उसको कंपनसेट ऐसे किया कि डेथ रेट तो कम हो गया और बर्थ रेट भी कम हो गया। तो बर्थ रेट और डेथ रेट अगर दोनों कम होंगे तो एक कांस्टेंट पॉपुलेशन की तरफ ये बढ़ता है। आई होप कि आपकी बात समझ में आई होगी। आपको करना ये है कि दोनों को कंपेयर करके देखो, यहाँ ब्रॉड बेस है, यहाँ बेस ब्रॉड नहीं है, यानी यहाँ कम बच्चे पैदा हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ लोग ज़्यादा मर रहे हैं, ठीक है, यहाँ बहुत ज़्यादा लोगों की डेथ हो रही है और उसके क्या हो रहा है कि बच्चे पैदा भी ज़्यादा हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डेथ रिलेटिवली कम है, ठीक है, तो यहाँ बच्चे भी कम पैदा हो रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, एक कांस्टेंट का ट्रेंड आता है। ये कहाँ पे दिखता है, बेल शेप्ड है एंड टेपर टुवर्ड्स द टॉप, इक्वल डेथ एंड बर्थ रेट, जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है। कहाँ दिखता है, देखो ऐसी इकोनॉमीज जहाँ पर धीरे धीरे आप कह सकते हो कि जैसे इंडिया है, ठीक है, पहले क्या था, पहले इंडिया में हॉस्पिटलाइजेशन या ये सड़कें ये सब बनी, उसके बाद क्या हुआ, लोगों को ये बताया गया कि भाई देखो ज़्यादा बच्चे पैदा करना अच्छी बात नहीं है। तो उससे क्या हुआ, लोगों को जागरूकता आई, जागरूकता के बाद क्या हुआ, फिर लोगों ने, अब देखो पॉपुलेशन का ट्रेंड क्या है, इंडिया में पॉपुलेशन की जो रेट है, ठीक है, वो कम होती जा रही है। तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे हम लोग इसकी तरफ बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे। ऑस्ट्रेलिया इज एन एग्जाम्पल जहाँ से आपको ऐसा ट्रेंड देखने को मिलता है। तीसरा क्या है हमारा, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। देखो फिर क्या होगा, जैसे जो ज़्यादा डेवलप्ड इकोनॉमीज होती हैं वहाँ पे ये होता है कि उनको बताया जाता है कि भाई देखो अगर हम ज़्यादा बच्चे पैदा करेंगे तो उनके लिए समस्याएं हैं, उनको पढ़ाना लिखाना ये सारी चीज़ें हैं, तो लोग काम पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। और आप देखो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज़्यादा है, ये देखो देख रहे हो 85 प्लस में इतने सारे लोग जा रहे हैं, ठीक है। और बच्चों का जो बर्थ रेट है देखो कितना कम है। तो इससे होता क्या है, ये डिक्लाइनिंग ट्रेंड है, यानी लोग मर नहीं रहे हैं, ठीक है। और क्या हो रहा है, बच्चे पैदा कम हो रहे हैं। जब बच्चे ही पैदा नहीं होंगे तो उनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी नहीं।
तो डिक्लाइन ये कहाँ पाया जाएगा? जब बहुत अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ हो, लोगों को एजुकेशन बहुत अच्छा हो गया हो, क्यों लगता है कि यार बच्चे पैदा करने में कुछ रखा नहीं है, ठीक है, अपना ग्रोथ करते हैं ये वो, तो ये सारी चीज़ें आपकी कहाँ? डेवलप्ड कंट्रीज़ में, हाईली डेवलप्ड कंट्रीज़, हाईली डेवलप्ड इकॉनमीज़ में पाई जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका जो बेस है कितना कम है, वेरी लो बेस, और इसमें जो देखो 80+ में सोचो इतने सारे लोग जा रहे हैं, ठीक है, वो लगातार जिंदा रहते हैं। तो यहाँ क्या है? नैरो बेस एंड टेपर टॉप, ठीक है, नैरो बेस है, टॉप टैपर्ड है। फिर क्या है? लो डेथ एंड बर्थ रेट। देखो क्या है, मैंने कहा ना यहाँ पे डेथ रेट देखो कितनी कम है, कम लोग मर रहे हैं, और बर्थ रेट भी लेकिन कम है, ठीक है। लेकिन होता क्या है, जितने लोग जो बर्थ रेट है वो बहुत ही कम हो जाती है, ठीक है। इवन अगर आप ऐसे कंट्रीज में जाकर के देखोगे, स्पेसिफिकली जापान से बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, वहाँ पर एजिंग का प्रॉब्लम आ गया है, ठीक है, पॉपुलेशन एज कर रही है। सोचो इतने ज़्यादा लोग हैं जो डिपेंडेंट हैं, अब 80 साल या 70 साल के ऊपर कोई हो जाएगा तो वो इतनी पॉपुलेशन इस पर डिपेंडेंट है, ठीक है। अब अगर डिपेंडेंट है तो धीरे धीरे इनका, अब ये धीरे धीरे ये वाला जो पार्ट है ये ऊपर जाएगा, ठीक है, और जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे अब ये वाला पार्ट तो देखो ऊपर जाएगा धीरे धीरे, बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं तो धीरे धीरे क्या होगा? श्रिंक होगा, ठीक है। कुछ साल में क्या होगा? 20 साल 25 साल बाद ये वाला पार्ट ऊपर जाएगा, ये वाला पार्ट और ऊपर जाएगा। तो जब ये ऊपर जाता जाएगा तो जो डिपेंडिंग पॉपुलेशन है, यानी 70 साल के बाद वाली, 80 साल के बाद वाली, वो तो कुछ वर्कफोर्स में काम कर नहीं सकते हैं, तो उनकी जनसंख्या ज़्यादा होती जाएगी, और जिन पे डिपेंडेंट हैं, ठीक है, वर्किंग वर्कफोर्स, उनकी पॉपुलेशन कम हो जाएगी, जैसे ये वाली। तो क्या होगा? इसको कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन एजिंग। तो कुछ कंट्रीज आप देखोगे जो ये बढ़ावा देती हैं कि भाई आप लोग क्या करो, आप लोग पॉपुलेशन बढ़ाओ, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पॉपुलेशन अब कम हो रही। चाइना भी अभी क्या हुआ कि चाइना भी देखो उसने 1 चाइल्ड पॉलिसी ला दिया, तो भाई अच्छे से 1 चाइल्ड पॉलिसी लागू किया तो उनका पॉपुलेशन तो कंट्रोल हो गया, लेकिन अब उनके यहाँ भी सेम प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, वर्कफोर्स में उनके यहाँ पार्टिसिपेशन रेट जो है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो अब उनको क्या करना पड़ रहा है? उन्होंने कहा कि भैया ऐसा है, थोड़ी सी पॉपुलेशन को बढ़ाने की ज़रूरत है। अच्छा, भारत में क्या है? देखो वैसे तो इंडिया में जब आएगा तो हम पढ़ेंगे, बट सिंस यहाँ पे थोड़ा सा रिलेशन है तो बता दूं मैं आपको। भारत में ये है कि अभी हमारे पास यंग एज पॉपुलेशन काफ़ी है, अगर हम इसको अच्छे से एकोमोडेट नहीं कर पाएंगे तो ये धीरे धीरे एज करेगी, बूढ़ी होगी। और अब धीरे धीरे देखो हमारे यहाँ लोग जागरूक हो रहे हैं, जहाँ पहले 5-6 बच्चे 10 बच्चे होते थे, अब 2 बच्चा 1 बच्चा 2 बच्चा 1 बच्चा ऐसे होता है। तो अब क्या हो रहा है? बर्थ रेट कम हुई है, और जो पॉपुलेशन हमारी डिपेंडिंग वाली है, अभी हमारा यंग एज पॉपुलेशन है, उससे अगर हम काम करा के अच्छा काम निकलवा लेंगे, इकॉनमी में बढ़ गई तो अच्छी बात है। अगर हम काम नहीं करवा पाए तो वो आज के 20 साल बाद एज कर जाएगी और हमारे वर्कफोर्स का पार्ट नहीं बन पाएगी। उससे क्या होगा कि हमारे पास जो डिपेंडिंग पॉपुलेशन, जो डिपेंडेंट है दूसरों पे, वो बढ़ जाएगी। जैसे पीएफ देना है या उनको ओल्ड एज वाला है, तो ये सारी समस्याएं आएंगी अगर हम अपनी एज पॉपुलेशन को अच्छे से, ह्यूमन रिसोर्स को अच्छे से यूज़ नहीं कर पाते हैं तो, ठीक है। तो इसका जापान आपका एग्जाम्पल है, 0 या नेगेटिव ग्रोथ रेट होती है, और बहुत सारी ऐसी डेवलप्ड कंट्रीज है जहाँ पर ये चीज़ देखने को मिलती है, विच लीड्स टू पॉपुलेशन एजिंग का प्रॉब्लम, पॉपुलेशन एजिंग के प्रॉब्लम की तरफ ये ले जाती है। तो मैंने आपको तीनों चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं, ठीक है। तीनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन सी? एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन, देखो फिर से देख लो क्या होता है एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन, ठीक, ग्राफ देख लेना, किताब पढ़ लेना, एक बार फिर से वीडियो रिवाइंड करके देख लेना, कोई डाउट होगा तो पूछ लेना, ठीक। दूसरा क्या है? ये आपका है कांस्टेंट पॉपुलेशन पिरामिड। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ये देखो कांस्टेंट पॉपुलेशन कैसे है, कौन सी कंट्रीज है। सीधा आपसे एमसीक्यू पूछेगा, भैया ये बताओ इसमें से कौन कौन सा है जो कांस्टेंट पॉपुलेशन पिरामिड का कैरेक्टरिस्टिक है और कौन सा नहीं है। तीसरा क्या है आपका? डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन पिरामिड, इसका कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है और कौन नहीं है। ऐसे आपसे सवाल पूछ लेगा तो आपको ये बताना रहेगा, ठीक है। फिर आता है रूरल अर्बन कॉम्पोजिशन, ठीक है। ये एमसीक्यू के स्टेटमेंट आएंगे ऐसे, ठीक है। अब देखो लिखा क्या है, देखो यहाँ पर आपको दिमाग लगाना है थोड़ा सा। लिखा क्या है? इन वेस्टर्न कंट्रीज मेल्स आउट नंबर फीमेल्स इन रूरल एरियाज एंड फीमेल्स आउट नंबर मेल्स इन अर्बन एरियाज। वेस्टर्न कंट्रीज में क्या है? मेल आउट नंबर फीमेल्स इन रूरल एरियाज, यानी गाँव में जो मेल हैं वो ज़्यादा हैं और फीमेल्स कम हैं। अच्छा मान लो इसको तुम्हें समझने में प्रॉब्लम आएगी तो ऐसे ग्राफ बना लेना, यहाँ पे लिखना वेस्टर्न कंट्रीज, ठीक, यहाँ लिखना रूरल, यहाँ लिखना अर्बन, ठीक। और यहाँ पे क्या लिखा है? लिखा है मेल्स आउट नंबर फीमेल इन रूरल एरियाज। यहाँ पे क्या है? रूरल एरियाज में मेल ज़्यादा हैं, फीमेल्स कम हैं, ठीक।
दूसरा क्या है, नेपाल, पाकिस्तान एंड इंडिया द केस इज रिवर्स। बाकी में क्या है, यहाँ पे अगर मान लो मैं कहूँ इंडिया, नेपाल, इसमें क्या है, मेल कम है, फीमेल्स ज़्यादा हैं। अच्छा ऐसा क्यों है, ये तो मुझे तो स्टेटमेंट लिख दिया, क्यों है ऐसा। देखो इंडिया नेपाल में तो साफ साफ समझ में आता है कि मेल कम क्यों है गाँव में, क्योंकि यार देखो वहाँ पर मान लो लोगों को जॉब नहीं मिलती है, तो धीरे धीरे क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो फीमेल्स का वो है रोल, ठीक है, उससे ज़्यादा मेल रोल प्ले करते हैं आपके उसमें, जैसे मैकेनाइजेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो मैकेनाइजेशन में मेल कभी माइग्रेट नहीं करता है। अगर मशीन है बढ़िया, अगर गांव में कमाई हो रही तो क्यों जाएगा बाहर, तो नहीं बाहर जाता। लेकिन इंडिया में क्या है, इंडिया में क्या है कि वहाँ पर इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल है, जैसे जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे ट्रेंड आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो मेल आपके कम होंगे और फीमेल्स आपकी ज़्यादा होंगी गाँवों में। फार्मिंग इन दीज डेवलप्ड कंट्रीज इज ऑल्सो हाईली मैकेनाइज्ड एंड रिमेन्स लार्जली मेल ऑक्यूपेशन, ठीक है। अब होता क्या है, गाँवों में अगर बढ़िया सा आपको ट्रैक्टर है या बढ़िया से आपने कई सारे थ्रेशर है, उससे देखी होंगी मशीनें हैं जो उसमें वेस्टर्न कंट्रीज़ में देखते हैं, कई सी मल्टीपल काम करने वाली मशीन से, बड़े बड़े फार्म होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ मेल काम करते हैं। तो जब मेल गाँवों में काम करते हैं, गाँव छोड़कर नहीं जाते हैं, तो मेल की संख्या ज़्यादा हो जाती है और फीमेल्स की संख्या कम हो जाती है, ठीक। अच्छा अगर इसको साफ साफ बनाना चाहते हो तो पेजेस ऐड कर देते हैं ना एक, ठीक है। कैसे कर सकते हैं, मान लो मैंने कहा रूरल एंड दिस इज अर्बन। मैंने पहला स्टेटमेंट क्या बोला, वेस्टर्न कंट्रीज में मेल्स क्या होते हैं, ज़्यादा हैं और फीमेल्स क्या हैं, कम हैं, ठीक। फिर इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल में क्या है, मेल आपके कम है, फीमेल आपकी ज़्यादा हैं, ठीक। कहाँ पे, रूरल में। अब अच्छा अगली बात क्या है, दूसरा मैंने बता दिया, अच्छा क्यों है, रीज़न भी बता दिया मैंने। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, द एक्सेस ऑफ फीमेल्स इन अर्बन एरियाज ऑफ यूएसए, कनाडा एंड यूरोप इज द रिजल्ट ऑफ इन्फ्लक्स ऑफ द फीमेल्स फ्रॉम रूरल एरियाज टू अवेल वास्ट जॉब अपॉर्चुनिटीज़। मतलब अब देखो यहाँ पे है क्या, वेस्टर्न कंट्रीज में मान लो ऐसा हुआ कि मेल तो रह गया, अब फीमेल वहाँ पे हैं, और फीमेल्स मैंने बताया था कि दे आर एजुकेटेड, उनके पास नॉलेज है, तो वो क्या करती हैं, वो अब गाँव से छोड़ करके शहर की तरफ जाती हैं। जो काम भारत में मेल करता है गाँव में, कि गाँव छोड़ करके शहर जाता है, वो काम वहाँ पर कौन करती हैं, महिलाएं करती हैं। इसीलिए यहाँ पर रूरल अर्बन में क्या है कि मेल जो है वो रिलेटिवली कम है और फीमेल आपकी ज़्यादा है। मगर यहाँ पे क्या है, फीमेल्स ज़्यादा है, फीमेल्स कम है। ये कहाँ पे है, ये भारत जैसे शहरों की समस्याएं हैं कि मेल बहुत ज़्यादा है और फीमेल्स कम है। ये ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे फार्मिंग मेल ऑक्यूपेशन है, यहाँ पे क्या है, फार्मिंग फीमेल ऑक्यूपेशन है, ठीक है। फीमेल ऑक्यूपेशन तो मैं नहीं कहूँगा, बट फीमेल डोमिनेटेड है, ठीक है, इसलिए ऐसा है। अब यहाँ पर वेस्टर्न कंट्रीज़ में क्या होता है, जो भी फीमेल्स हैं, ठीक है, जिनको गाँव में अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, वो कहाँ जाती हैं, शहरों में जाती हैं जॉब ढूंढने। भारत में ऐसा नहीं होता है, भारत में ऐसा कौन करता है, मेल करते हैं। इसलिए ये ग्राफ आप क्या कर सकते हो, ये ग्राफ आप अगर बना लोगे तो आपको इतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कि मैं चाहता तो स्लाइड बना देता, मगर फिर आपको समझ नहीं आता, ठीक है। तो इसको आप अपने से बनाओगे। देखो अब ये रूरल एरियाज मेल, बाय कॉन्ट्रास्ट द सेक्स रेशियो इन एशियन अर्बन एरियाज रिमेन मेल डोमिनेटेड ड्यू टू द प्रीडोमिनेंस ऑफ द मेल माइग्रेशन। मैंने बता दिया मेल माइग्रेशन होता है, ठीक। It is also worth noting that countries like India, female participation in farming activities. अब अगला मैंने क्या बताया कि यहाँ पे क्या है, यहाँ इंडिया, पाकिस्तान ऐसी जगहों पर फीमेल्स का पार्टिसिपेशन फार्मिंग में ज़्यादा है, यहाँ पर फीमेल्स का पार्टिसिपेशन फार्मिंग में कम है। बहुत सारे स्टेटमेंट हैं, ठीक है। आपसे सीधा पूछ लेगा, स्टेटमेंट नंबर 1 बताओ, इन कंट्रीज, इन वेस्टर्न कंट्रीज, ठीक है, ये मान लो स्टेटमेंट दिया, फार्मिंग इज फीमेल डोमिनेटेड, ठीक है, ये मान लो पहला स्टेटमेंट। दूसरा दिया, इन इंडिया, नेपाल मेल आउटनंबर फीमेल्स इन रूरल एरियाज, ठीक है। दोनों है, देखो पहला स्टेटमेंट क्या है, वेस्टर्न कंट्रीज में फार्मिंग फीमेल डोमिनेटेड है क्या, नहीं ना,
मैंने बोला ना कि मेल डोमिनेटेड है, पिछली साइड में देख लो। ठीक, क्या है, फार्मिंग दिस डेवलप्ड कंट्रीज ऑल्सो हाईली मैकेनाइज्ड एंड रिमेन्स हाईली मेल ऑक्यूपेशन। ठीक, तो क्या है, फीमेल ऑक्यूपेशन है, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। इन इंडिया मेल आउट नंबर फीमेल इन रूरल एरियाज। रूरल में देखो क्या है, मेल आउट नंबर फीमेल, ऐसा है क्या, नहीं, गलत है। तो दोनों स्टेटमेंट आपके गलत हो जाएंगे। यही अगर आपका यहाँ पे अर्बन होता तो आपका सही हो जाता। ठीक, अपने एक्सपीरियंस से सोचो। ठीक है, और जो इंडिया की कंडीशन है उसका जस्ट ऑपोजिट आपका वेस्टर्न कंट्रीज का कंडीशन है। इंडिया में मेल गांव छोड़ करके जाता है, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में फीमेल्स गांव छोड़ करके जाती हैं। इंडिया में मेल आपके गाँवों में खेती करता है, वेस्टर्न कंट्रीज यहाँ पर फीमेल्स आपके मेजॉरिटी खेती करती हैं, वेस्टर्न कंट्रीज में मेल खेती करते हैं। तो ऐसा कंडीशन है। ठीक है, इंडिया में जो मेल है वो जाकर के शहर में जॉब करता है, अपॉर्चुनिटी ढूंढता है, वहाँ पर फीमेल्स जाती हैं अपॉर्चुनिटी ढूंढती हैं। ठीक, नहीं क्लियर हुआ है, एक बार फिर से पलट के जाओ और देख लेना। ठीक है, और ये इसके एग्जाम्पल्स हैं, जैसे आपको दिखेगा कनाडा, फिनलैंड एंड न्यूजीलैंड। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है, ये है अर्बन रूरल। अर्बन में क्या है, ये अगेन एनसीईआरटी का फिगर है, आप उसे देख सकते हो। न्यूजीलैंड में अगर देखोगे तो न्यूजीलैंड में 1051 लोग अर्बन हैं, 953 रूरल हैं। इसी तरह से कनाडा में देखोगे तो अर्बन ज़्यादा है, रूरल कम है। फिनलैंड में देखोगे अर्बन ज़्यादा है, रूरल कम है। ब्राज़ील में देखोगे अर्बन ज़्यादा है, रूरल कम है। क्यों है ऐसा? ऐसा इसलिए है क्योंकि वहाँ पर शहर ज़्यादा हैं और गांव कम हैं। यहीं अगर तुम नेपाल देखोगे और या तो जिम्बाब्वे देखोगे, ये अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग नेशंस में आते हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर गांव ज़्यादा हैं, तो गांव में रहने वाले लोग भी ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर अर्बन पॉपुलेशन ज़्यादा होती है रूरल पॉपुलेशन से, और जो डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड नेशंस हैं वहाँ पर अर्बन पॉपुलेशन कम होती है, क्योंकि शहरीकरण नहीं हुआ होता है उतना। तो शहरों की संख्या कम है तो शहरों की जनसंख्या भी कम है। ठीक है, अच्छा, अगला टॉपिक है हमारा लिटरेसी। लिटरेसी, पहली बात तो भारत में लिटरेट होता कौन है? देखो यहाँ पर डेफिनेशन बहुत ज़रूरी है। लिटरेट कौन है? ठीक, लिखा है जो 7 साल से ज़्यादा का हो। ठीक है, एंड हु इज़ एबल टू रीड, राइट एंड हैव द एबिलिटी टू डू अरिथमेटिक कैलकुलेशंस। ठीक है, 7 साल से ज़्यादा, ये एजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एज 7 साल से कम वाले को हम काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, हम काउंट किसको करते हैं? जो 7 साल से ज़्यादा की पॉपुलेशन का एज का होता है, उस पॉपुलेशन को क्या कर सके, पढ़ सके, लिख सके और बेसिक कैलकुलेशन जोड़ घटाना ये कर सके। कितने एज है? 7 साल। किसी जगह पे 7 की जगह 10 साल भी हो सकती है और किसी जगह 5 साल भी हो सकती है। जहाँ पर जितनी कम एज है वो उसकी ज़्यादा डेवलपमेंट को, एजुकेशनल डेवलपमेंट को शो करता है। भैया जल्दी जल्दी लोग पढ़ के सीख लेते हैं। ठीक है, नाउ दिस लिटरेसी डिनोट्स सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस। ऑब्वियसली इट डिनोट्स, ठीक है, जो लिटरेसी होती है वो बहुत कुछ डिटरमाइन करती है। ठीक है, कोई कंट्री फ्यूचर में कैसा परफॉर्म करेगी, अभी उसकी क्या स्टेटस है, उसका सोशल इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, पॉलिटिकल स्टेटस क्या है, ये सारी चीज़ें, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें उस देश की लिटरेसी पे डिपेंड करती हैं। इंपॉर्टेंट इसमें एमसीक्यू पॉइंट से क्या है भैया, ये एज का नंबर कितना है, 7 साल। ठीक, अगला ऑक्यूपेशनल स्टेटस। ठीक है, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, ये क्या है? ऑक्यूपेशन, पहली बात तो आता है ऑक्यूपेशन में होता कौन है। 15 से लेकर के 59 साल, 7 साल से ज़्यादा का है वो किस में आता है? उसको हम गिनेंगे कि वो वेदर आपका एजुकेशन के थ्रू लिटरेट है या नहीं है। और 15 से 59, फ्रॉम 15 टू 59, 15 से 59 साल। ठीक है, 59 ईयर्स की जो एज का है, मेल एंड फीमेल दोनों, विमेन एंड मेन दोनों, वो क्या होते हैं? वर्किंग पॉपुलेशन का पार्ट बनते हैं। अच्छा, 15 साल से कम वाला नहीं बनता है, 60 साल से ज़्यादा वाला नहीं बनता है। अब एक बात आती है, हम लोग पढ़ चुके हैं, आप लोगों ने क्लास 12 में पढ़ा होगा प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है, टर्शियरी सेक्टर, क्वार्टरनरी सेक्टर, क्यूनरी सेक्टर, सब पढ़ा होगा आपने। अब बात ये आती है कि देखो, जहाँ पर भी प्राइमरी सेक्टर में लोग ज़्यादा होते हैं, मतलब प्राइमरी एक्टिविटीज़ में खेती ज़्यादा कर रहे हैं, वो कैसी इकॉनमीज़ हैं? वो फिर डेवलपिंग इकॉनमीज़ हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि हर जगह ऐसा होता है, जैसे इटली है, ऑस्ट्रेलिया है, ये सब कृषि बेस्ड हैं, प्राइमरी सेक्टर बेस्ड हैं, मगर ये डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। बट दे आर एक्सेप्शंस, आप कह सकते हो। ठीक है, आप कर सकते हो, ऐसा नहीं कि इकोनॉमिक्स करती नहीं है, बट थोड़ा सा मुश्किल है। अगला स्टेज क्या आता है? सेकेंडरी सेक्टर का। तो जितनी जनसंख्या सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर में ऑक्यूपाइड है, आपका स्टेटस, इकोनॉमिक स्टेटस भी उतना ही अच्छा माना जाता है, उतना ही अच्छा आपका डेवलपमेंटल ग्रोथ होता है।
बात समझ रहे हो? कहने का मतलब कि जैसे जैसे आपका इकोनॉमिक स्टेटस बढ़ता है कंट्री का, वैसे वैसे जनसंख्या प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शियरी सेक्टर की तरफ जाती है। जैसे भारत के उदाहरण को देखो, भारत में क्या था, पहले ज़्यादा लोग कृषि करते थे, फिर क्या हुआ, फिर प्राइवेटाइजेशन, एलपीजी रिफॉर्म्स आते हैं, फिर लोग क्या किए, सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर में ज़्यादा आए, और इस समय कृषि के जो लोग हैं वो धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, टर्शियरी और सेकेंडरी सेक्टर में ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि कृषि को हम क्या कोशिश करेंगे कि भैया कम लोग काम करें, और वहाँ पर जो भी हमारी प्रच्छन्न बेरोजगारी है, ठीक है, कि भैया 10 लोग काम कर रहे हैं, ज़रूरत सिर्फ 2 की है, ठीक है, ये तरह की बेरोजगारी हमारी दूर हो जाए। ठीक है, अच्छा, इकोनॉमिक ग्रोथ ये बात हो गई। ठीक, फिर बात क्या आती है, दिस इज़ इट फॉर द डे। ये हमारे इस चैप्टर का ये चैप्टर हमारा यहाँ ख़त्म होता है। अच्छा, एक बात और, अगेन मैं आपसे कहूँगा, ज्योग्राफी आपको मैं पूरा प्रिपरेशन करा दूंगा, सवाल कहीं से नहीं छूटेगा यार, तुम बस साथ में बने रहो। ठीक है, और एक काम और करना, किसी और को अगर इसकी ज़रूरत है उसे बिल्कुल बताओ कि यहाँ पर सारी चीज़ें फ्री होती हैं, सारे कोर्सेज़ हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाइए चेक करिए। जनरल टेस्ट, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सारे सब्जेक्ट हम आपको दे रहे हैं। जो चाहिए वो लो, बस आपको करना क्या है, आपको साथ में बने रहना है और हिम्मत नहीं हारनी है। ठीक है, ये कहना है कि भैया हमें सिलेक्शन इस बार लेकर रहना है, जहां हम चाहेंगे वहां पर। इसके अलावा अगर कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में आइए। और ज्ञान कलश मैं आपसे लगातार कहता आ रहा हूं, ठीक है, इस कलश से आप बस ज्ञान का अमृत लेते रहिए। ठीक है, इससे आपका भला होगा, आप अमृत पीकर बिल्कुल आपका उद्धार हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, इसी के साथ विदा लेता हूं मैं आपसे, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।